श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग पर्यावरण की शुरुआत की थी, कुछ बेसिक टॉपिक्स को लेकर के डिस्कस किया था, कुछ शब्दों को समझा था कि पर्यावरण वास्तव में है क्या, कैसे उसको व्यवहारिक ढंग से समझें। क्योंकि पर्यावरण हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा विषय है जो पूरी तरीके से कैसा है, व्यवहारिक है। तो जो लोग लाइव हैं वो तत्काल कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, जिससे आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो जो लाइव हैं वो शेयर भी कर दें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको कि क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं पर्यावरण की। चले आए, तो आज हमका जो पर्यावरण का एक छोटा सा टॉपिक होगा, जिसका जो प्रीलिम्स के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के घटक एवं पर्यावरण के प्रकार। देखिए, जो प्रीलिम्स में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ये ध्यान रहे कि वे मेंस के लिए भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात अलग है कि जो मेंस की स्टडी है उसकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग है, कुछ मुद्दे अलग हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं उनको अलग ढंग से हम लोग डिस्कस करने का काम करते हैं। लेकिन पर्यावरण की जो बेसिक स्टडी है वो हमारे लिए, सबके लिए काम करती है, यानी IAS प्रीलिम्स के लिए भी और PCS प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आपका जैसा कि निकट है, उसको देखते हुए हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। कल पर्यावरण की पृष्ठभूमि में आप समझा था कि पर्यावरण क्या है। तो पर हम लोगों ने जाना कि हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक, कृत्रिम, जैविक, अजैविक, जितने भी आवरण हैं, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं, जिनसे हम लोग घिरे हुए हैं, वे सब क्या है, पर्यावरण। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझने का काम किया था। अब उसी को विस्तार करेंगे आज हम लोग पर्यावरण के घटक के रूप में। तो पर्यावरण के घटक की अगर आपसे बात की जाए तो जिसमें मूल रूप से कुछ प्रमुख घटक, जिसे हम अलग अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, जैसे अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक, और तीसरा ऊर्जा का घटक। कल हमने आपसे कहा था कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, प्रकाश है, प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप छू सकते हैं? तो प्रकृति में विद्यमान विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधन वस्तुएं हैं, सबको छू पाना या सबको देख पाना संभव नहीं है। जैसे हवा को हम लोग देख नहीं सकते, हवा को हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हवा को महसूस कर सकते हैं। तो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, उनको डिवाइड करते हैं, हमको पार्ट में अलग अलग ढंग से समझते हैं, फिर तभी तो पर्यावरण को समझ पाएंगे। तो अजैविक घटक में किसको किसको शामिल करें, क्या क्या वो प्रकृति के संसाधन है। तो कल हमने पर्यावरण के जब समझ पे डिस्कस किया था आपसे, तो उसमें इसका जिक्र किया था। तो आप जल्दी जल्दी गिनाना शुरू कर दीजिए। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। पर्यावरण के अजैविक, अनुराग प्रसाद जी नमस्कार आपको, विवेक जी नमस्कार, रमित कुमार जी। चलिए बताइए, अजैविक चीज़ों में कल क्या क्या हमने डिस्कस किया था? बोलना शुरू करिए भाई, एक एक तरफ से। अजैविक चीज़ों में क्या क्या शामिल किया था कल? चलिए देखिए, अजैविक चीज़ों में ऐसे चीज़ें हैं जो, एक तो पहली चीज़ हम लोग पर्यावरण के जिस सेंस में पढ़ रहे हैं, ये तीनों प्रकृति प्रदत्त हैं। कैसे हैं? प्रकृति के द्वारा प्राप्त, यानी प्राकृतिक रूप से मिले हुए संसाधन हैं। दूसरा मानव निर्मित है, इस पे भी हमने जिक्र किया था आपसे। तो मानव निर्मित कोई भी वस्तु है ऐसी नहीं जिसमें जीव हो, हम जीवों का विकास नहीं कर सकते, ये बात अलग है, उनका हम लोग संरक्षण
कर लेते हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहले जल, मृदा, यानी जिस भूमि पर हम लोग निवास करते हैं उस भूमि का, हमारे निवास का मूल क्षेत्र क्या होता है? मृदा। फिर वायु, तीन मुख्य घटक, जल, मृदा, वायु। उसके बाद जो है ऊर्जा के प्रमुख घटक आ जाते हैं जो कि अजैविक हैं, जैसे कि प्रकाश, जैसे कि तापी, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। जितनी एनर्जी हम लोग प्रकृति के इन संसाधनों से क्रिएट करते हैं, ये ऊर्जा के प्रमुख घटक हैं। फिर जैविक में समस्त जीवों को हम लोग शामिल करते हैं जैविक घटक में। तो जैविक घटक में दो तरीके के जीव, मूलतः तीन तरीके के जीव। एक ऐसे हैं जो सिर्फ पादप हैं, एक ऐसे हैं जो बड़े जीव हैं, और तीसरे प्रकार के जीव कैसे हैं? जिन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव के रूप में शामिल करते हैं। तो पादप में जितनी वनस्पतियां हैं वे समस्त वनस्पतियां इसमें शामिल हो जाती हैं। किसमें? आपके इस पादप वर्ग में, चाहे वो बड़े वृक्ष हों, चाहे वह लाइकेन ही क्यों न हो, यानी घास का मैदान क्यों न हो, और बड़े जीव से लेकर के जितने मानव तक समस्त जीव को हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम लोग कल अपघटक के रूप में देखे थे, ये अपघटक के रूप में काम करते हैं, जिसमें आपका मूल रूप से जीवाणु जितने हैं, कवक, ये सब सूक्ष्म जीव की श्रेणी में हम लोग इनको शामिल करते हैं। तो अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा के घटक, इन तीन घटकों को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। अब देखिए आईएएस प्रीलिम्स के में इन घटकों को ले करके कि जल, मृदा, वायु अजैविक घटक है, पादप यानी समस्त वनस्पतियां और समस्त जीव, ये सभी जैविक घटक हैं। प्रकाश, ताप और जल से प्राप्त ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के प्रमुख घटक हैं। तो एक एक स्टेटमेंट आप जानते हैं कि कथन देना रहता है और उसको हमें क्या करना रहता है, या तो वो सही है या तो वो गलत है। सही है तो सही की छटनी करनी है और गलत है तो गलत को अलग करना है। अब इन्हीं घटकों को हम लोग अपने जीवन से कोरिलेट करते हुए चलेंगे, इनका विस्तार करेंगे तो पर्यावरण की स्टडी यहीं से हमारी शुरू हो जाएगी। आगे हम यहीं से टॉपिक और भी विस्तार में करते हुए चलेंगे और इसके पर्यावरण के प्रकार को भी हम लोग समझ पाएंगे कि पर्यावरण होता कितने प्रकार का है, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अजैविक घटकों में मृदा एक प्रमुख अजैविक घटक है। मृदा एक प्रमुख अजैविक घटक है। अभी हम मृदा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। और इन 8 प्रकार की मृदा में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, उसमें पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं और उसमें पाए जाने वाली जो चट्टान या अवसाद है, वो सब अलग अलग रूपों में मौजूद है। अर्थात जो मृदा की संरचना है वह अलग अलग मौजूद है। अब जैसे भारत की मृदा की बात करें तो हम लोग जैसे कि जलोढ़ मृदा का नाम सुन रखे हैं। जलोढ़ मृदा। हम भारत की मृदा की बात करें तो हम लोग काली मृदा जानते हैं कि काली मृदा भारत में मौजूद है। लाल मृदा, पीट मृदा,
पहाड़ी या पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा, और लैटराइट मृदा। ज्योग्राफी में भी हम लोग इसको खूब डिटेल में पढ़ते हैं। इसलिए हमने कहा कि पर्यावरण अध्ययन कोई स्वतंत्र नहीं है। पर्यावरण के लिए हमको हो सकता है इकोनॉमी में भी जाना पड़े, ज्योग्राफी में भी जाना पड़े, और साइंस में भी जाना पड़े, और पॉलिटी में भी एंट्री करना पड़ सकता है। तो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक कहाँ ले जाएगा। ये भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, ये अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मृदा के प्रकार वो हमारे ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा महत्व है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए क्या महत्व है कि मृदा की जो संरचना है, मृदा की जो बनावट है, यह किस प्रकार की है, उसमें मौजूद पोषक तत्व की स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि वहाँ पर वनस्पतियों का, पादपों का विकास कैसा होगा, और इसी पर निर्भर करता है, यानी उत्पादकों के विकास पर, कि जो शाकाहारी प्रकार के जीवों का विकास होगा, वो कौन कौन से जीव वहाँ पर होंगे, मानव वहाँ पर अपना वास स्थान बनाने में सक्षम होगा कि नहीं। जैसे मरुस्थलीय मृदा ले लें, मरुस्थलीय प्रकार की मृदा, क्या इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हम लोग निवास कर पाते हैं आसानी से? जीवन आसान नहीं है, सरल नहीं है, सुलभ नहीं है। इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, जीडीपी या ग्रोथ रेट में अभी जो पहला चैप्टर चल रहा होगा, उसमें बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश बड़े समृद्ध हैं। जैसे खाड़ी देशों का आपने उदाहरण देखा होगा कि खाड़ी देशों में देश बहुत ही समृद्ध है, लेकिन खाड़ी देशों के लोगों का जीवन क्या हमसे आपसे इस रूप में, प्रकृति के संसाधन के रूप में क्या बेहतर है? नहीं है। ये बात अलग है कि उनके प्रकृति के संसाधन में ऊर्जा का संसाधन व्यापक स्तर पर मौजूद है, जैसे कि पेट्रोलियम भारी मात्रा में उनके यहाँ मौजूद है, लेकिन अन्य संसाधन जो पर्यावरण के अन्य घटक हैं, क्या उनकी स्थिति इतना बेहतर है? तो आइए देखते हैं। अब देखिए, मृदा जैसे जैसे हम लोग इसकी खुदाई करना शुरू करें, इसके नीचे चलना शुरू करें, अगर आप बोरवेल मशीन को देखे होंगे, बोरिंग करते समय, जल हैंडपंप लगाते समय, या शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह ये सुविधा होती है, जल पंप लगाए जाते हैं। तो या फिर मिट्टी की खुदाई करते समय आपने देखा होगा, तो आप देखेंगे कि जैसे ऊपरी लेयर बड़ी अच्छी दिखती है, बड़े महीन कण होते हैं, और उसमें हरी हरी वनस्पतियाँ खूब पाई जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, मृदा का रंग बदलता चला जाता है, और अंदर चलते हैं तो मृदा का रंग और भी बदलता चला जाता है। ये मृदा की बनावट, मृदा की जो संरचना है, यह कई चीज़ों पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र में वर्षा की स्थिति क्या है, और उस क्षेत्र में मैदान है कि पर्वत है कि पठार है, अर्थात स्थलीय बनावट की स्थिति क्या है। वर्षा, स्थलीय बनावट, ये दोनों चीज़ें मृदा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और इन्हीं के प्रभाव से यह निर्भर करता है कि मृदा में पोषक तत्व की मात्रा कितनी ज़्यादा होगी, उसमें जीवाश्म कितना होगा, उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी है, उसमें नाइट्रोजन कितना है। ये सारी मात्रा जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों से लेकर के जीवाश्म तक कौन कितना मात्रा में मौजूद है, क्योंकि इन्हीं के मात्रा पर निर्भर करेगा वनस्पतियों का विकास। वनस्पतियों का विकास इसी पर निर्भर करेगा। तो हम लोग पर्यावरण के घटक में लिया मृदा को, लेकिन मृदा की संरचना को डिटेल में समझ रहे हैं। अब यहाँ से प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन बना दिया कि मृदा के विभिन्न संस्तरों में, जैसे इसको हम ए बी सी डी में कन्वर्ट कर लें, तो मृदा के विभिन्न संस्तरों से गुजरते समय
मृदा के पोषक तत्वों पर प्रभाव निम्नलिखित रूप में पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, मृदा के पोषक तत्वों में कमी आती है, मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, मृदा के पोषक तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नन ऑफ दिस। तो आप क्या आंसर देंगे? देखिए, मृदा के जो ऊपरी बनावट है, जो ऊपरी लेयर है, इसमें हम जान रहे हैं कि हमारे धरती पर जो वनस्पतियों का, मानव का जो विकास है वो करोड़ों वर्षों में हुआ है, लाखों वर्षों का परिणाम है, ये लाखों करोड़ों वर्षों का परिणाम है। आज हम इस सभ्यता के इस दौर तक पहुंच पाए हैं, इस काल तक पहुंच पाए हैं कि वो दिन एक था कि बिना स्कूल विद्यालय जगह हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, और आज वो दिन है तकनीकी की, सभ्यता की, कि हम घर बैठे स्टडी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर क्या हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो आप इस निराशा के दौर में निराश नहीं होना है, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। हम जिस ऑफिसर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, जिसका सपना बुन रहे हैं अपने मन में, जिसकी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहाँ निराशा का स्थान नहीं होता। प्रशासन में आपको हमेशा हताश निराश स्थिति में, आप बताइए, जो इसमें एसडीएम है, जो डीएम है, जो एसपी है, डीएसपी है, क्या वो निराश बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन आए, चलो हम लोग कुछ नहीं करना है? आप जाने उनकी 24 आवर ड्यूटी, हाई अलर्ट ड्यूटी है, सबसे ज़्यादा उनको कार्य करना पड़ रहा है। तो निराशा इस दौर में, जब आपका देश निराश होगा, जब आपके लोग निराश होंगे, तब आप भी से उम्मीद करेंगे, क्योंकि शासन और प्रशासन की से ही उम्मीद होती है कि देश के लिए कुछ बेहतर हो जाए, अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, सरकार कुछ अच्छा कर जाए। तो सरकार किसके माध्यम से करेगी? आप ही लोगों के माध्यम से करेगी ना। जब आप वहाँ पर होंगे, आज नहीं कल जब होंगे, तो आप ही के माध्यम से। तो निराश नहीं होना है, क्योंकि हम जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ज्ञान के साथ साथ धैर्य की भी बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि धैर्य जो बनाए रखा, निर्णय उसी का सबसे बेहतर होता है, और जिसका निर्णय बेहतर हो गया, उससे अच्छा प्रशासनिक अधिकारी कौन हो सकता है? क्योंकि आपको तो डिसीजन ही लेना है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए, तो मृदा के जो विभिन्न संस्तर होते हैं, मृदा के जो विभिन्न लेयर हैं, उसमें जो ऊपरी संस्तर है, जिसकी अधिकतम गहराई 2 से 5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं हम लोग, ये जो है मृदा का ऊपरी लेयर, इस लेयर में देखा जाए तो जीवाश्म तत्वों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जीवाश्म तत्व इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। अब जीवाश्म तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण, साथ ही साथ ये जीवाश्म अधिक क्यों है, प्रश्न ये भी है क्यों अधिक है? तो उसका आंसर ये है कि देखिए, ऊपरी लेयर में जो वनस्पतियां या विभिन्न जीव जो नष्ट होते हैं, विनष्ट होते हैं, उनके अंतिम अवशेष कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले तो मृदा के ऊपरी लेयर में ही ना मिलेंगे भाई। जब मृदा के ऊपरी स्तर में मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जीवाश्म का निर्माण इन्हीं से होता है, इस शब्द से ही निकल रहा है जीवाश्म, जिन्हीं जीवों का अस्म। तो जीवाश्म की मात्रा अधिक होने के कारण इन वनस्पतियों, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हैं, वो भी मृदा में घुल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं। यही कारण है कि मृदा की ऊपरी लेयर में नाइट्रोजन की भी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि मृदा की ऊपरी लेयर में फास्फोरस की भी अधिक मात्रा होती है। यही कारण है कि मृदा में जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, वो उनकी मात्रा ऊपरी लेयर में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग मृदाएं हैं, उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग है। जैसे हम अगर जीवाश्म की मात्रा की बात करें, तो जो पर्वतीय मृदा है, इस पर्वतीय मृदा में जीवाश्म की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है।
वहीं लैटराइट मृदा में, जो लैटराइट मृदा है आपकी, इस लैटराइट मृदा में जीवाश्म की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, यानी पोषक तत्व सबसे कम मौजूद है, यानी रासायनिक पदार्थों की मात्रा सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी देखना है कि ऊपरी परत में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है, क्यों है यो समझा। और जैसे जैसे हम लोग नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे इनमें कमी आती है। लेकिन ध्यान रहे मित्रों कि करोड़ों वर्षों में, लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में इस पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है, ऊपरी विस्थितियां हैं, उसमें बहुत सारे परिवर्तन प्राकृतिक घटनाओं के कारण आ सकते हैं। जैसे आप हमारे ज्योग्राफिक लेक्चर को देखा होगा, ज्वालामुखी पढ़ा होगा आपने, भूकंप अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ चक्रवात, तूफान, सुनामी, ये जो बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं से भी ऊपरी स्तर पर लगातार परिवर्तन आता है। यही कारण है कि जो जीवाश्म है वो हो सकता है कि भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी घटना घटित हो जाए और वो सैकड़ों मीटर अंदर समाहित हो जाए और इनके भारी मात्रा में अवशेष अंदर चले जाएं। और जब करोड़ों वर्ष में हम लोग चले, खुदाई करने पहुंचे, तो मिला क्या, कहें कोयला मिला, और क्या मिला, कहें पेट्रोलियम मिल गया। तो ये जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वह ऊर्जा धरती के अंदर आज जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक घटनाओं के व्यापक बदलाव के कारण ऐसा संभव है कि यह क्या हो जाए, धरती के निचले स्तर में समाहित हो जाए। लेकिन जहां तक मृदा की बात है, जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते हैं इनमें कमी आती चली जाती है, साथ ही साथ इनका रंग भी परिवर्तित होता चला जाता है। अब दुनिया में जो विभिन्न मिट्टियां पाई जाती हैं, चाहे विषुवत-रेखीय क्षेत्र हो, चाहे आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो मिट्टियां हैं, उन मिट्टियों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं भी देखने को मिल। जैसे कुछ मृदा ऐसे हो सकती है कि जिसके कण बहुत ही महीन हो, कुछ मिट्टियां ऐसे हो सकती हैं जिनके कणों के क्या हो, जो उनका आकार है उनका आकार बड़ा हो। तो ये भी हमको अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ना कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण के सेंस में हमको ये बस इतना ही समझना है कि मृदा की संरचना और मृदा की स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि वही तो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। उसी पर निर्भर करता है कि वनस्पतियों का विकास कैसा होगा, क्योंकि ये क्या हैं, इन्हीं से ऊर्जा का उत्पादन संभव है, इन्हीं से एनर्जी क्रिएट हो सकती है, इन्हीं से भोजन का उत्पादन संभव है और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मृदा की पोषक तत्व और मृदा की जो संरचना है, यानी कण, जहाँ पर महीन कण है जिन मिट्टियों में, जैसे जलोढ़ मृदा का कण क्या होता है, बहुत ही महीन होता है। वहीं पर काली मिट्टी ले लें, वहीं पर लैटराइट मृदा ले लें। तो लैटराइट मृदा में अगर आप इसके लंबे समय तक जुताई ना करने दें, इतनी कठोर हो जाती है, इतने बड़े बड़े इसके बोल्डर निकल सकते हैं, इसलिए इसमें हर वनस्पति डेवलप्ड नहीं हो सकती, सभी प्रकार की वनस्पतियों का विकास नहीं हो सकता। जैसे आप देखेंगे कि चाय के बागान के लिए मिट्टी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, भारत में भी और दुनिया में भी। लेकिन जलोढ़ मृदा में आप देखेंगे कि जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र भारत के संदर्भ में देखे, जैसे कि उत्तर भारत का जो गंगा सतलज का मैदान है, इधर कृष्णा नदी का मैदान है, गोदावरी नदी का मैदान है, महानदी का मैदान है, दामोदर नदी का मैदान है, हुगली नदी का मैदान, और बांग्लादेश या असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ये पूरा विशाल जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। यहाँ महीन कण और पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में वनस्पतियों की बाहुल्यता अच्छी पाई जाती है, अच्छी संख्या में वनस्पतियाँ मौजूद हैं, क्योंकि वर्षा की उपलब्धता भी अच्छी है। तो ये मृदा का हमने समझा कि मृदा हमारे लिए कितना महत्व है, ये मृदा किस प्रकार का घटक है और उसकी संरचना क्या है, वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकती है।
तो बिना मृदा के वनस्पति नहीं, और बिना वनस्पति के हम और आप नहीं हो सकते इस धरती पर। एक मानव सर्वाहारी है, तो सर्वाहार के लिए जो जीव होने चाहिए वे जीव इन्हीं वनस्पतियों पर ही निर्भर हैं, और हमारा भी इस पर निर्भर है। तो मृदा का होना एक प्रमुख घटक है हमारे इस पर्यावरण का। दूसरा, जल। तो जल की अगर बात करें मित्रों, तो जल जो है किस किस रूप में मौजूद है धरती पर। आप पढ़े होंगे कि 71% जल, 29% स्थलीय भाग पाए जाते हैं। यानी जो जल है बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। यानी जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग में जहाँ हम और आप निवास कर रहे हैं, उसके ऊपरी सतह में 71% जल यानी और 29% स्थल। यानी स्थल पर ये दुनिया के इतने बड़े बड़े देश हैं। विश्व की 8 अरब आबादी है इसी 29% स्थल पे। लेकिन ये विशाल समूह जिसे हम लोग जलमंडल के रूप में जानते हैं, यह जल समुद्री भाग में, यह जल सागर महासागर में कुल 97% मौजूद है अपने संपूर्ण जल का। उसके बाद ध्रुवों पर पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 2% जल मौजूद है, और जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल झीलों में, नदियों में, ये सभी मिलाकर के लगभग 1% जल मौजूद है। तो हमारे आप के लिए बिना जल के जीवन जहाँ संभव नहीं है। कहते हैं ना कि जल, भोजन के बिना रहा जा सकता है, लेकिन जल के बिना संभव नहीं है। वह जल की स्थिति ये है। इसीलिए मानव धरती पे इतना व्यापक स्तर पे जल के मौजूद होने के बावजूद भी जल के बिना उसकी स्थिति बेहतर नहीं है। और आप जब पर्यावरण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर इस संसाधन की बात बहुत ज़्यादा होगी कि एक स्वच्छ जल कैसे हम लोग जन जन तक पहुँचा सकें। तो जल होना और पीने योग्य जल होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। पीने योग्य जल को जिसे हम लोग मीठा जल के रूप में जानते हैं, नदियों का जल, तालाबों का जल, झीलों का जल, भूमिगत जल, ये सभी जो है कैसे हैं, पीने योग्य जल है। लेकिन उसमें भी विभिन्न जो रासायनिक पदार्थों की मात्रा है वह भी निर्भर करती है कि कहाँ पर पीने योग्य जल की मात्रा है या पीने योग्य जल है। क्या कहीं फास्फोरस की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, कहीं अन्य रासायनिक जहरीले पदार्थ नहीं मौजूद हैं जिससे हमारे शरीर पर पोषण के अलावा कुपोषण का कहीं हम लोग शिकार हो जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे प्रकृति में, नेचर में एक भारी मात्रा जल मौजूद है, लेकिन यह समुद्री जल कैसा है, नमक से भरा हुआ, जो जल हमारे योग्य नहीं है। बर्फीले जो क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमारा आप निवास नहीं करते हैं तो भी हमारे किसी काम का नहीं। तो हमारी निर्भरता किस पे है, इसी पर है। यही कारण है कि किसी को गड्ढे का जल पीना पड़ता है, किसी को गड्ढे का जल पीना पड़ता है तो कोई बिस्लरी के बाटल में। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों में चला जाए, ज्योग्राफी में वहाँ पर देखा जाए, विज्ञान प्रगति की एक रिपोर्ट आई थी, बहुत ही दयनीय स्थिति रिपोर्ट देखने को मिला। उसकी तस्वीरें देख देख के आप तरस जाएंगे कि इन अफ्रीकी देशों में जो सहारा मरुस्थल के निकटवर्ती देश हैं, उन देशों में स्थिति ये है कि व्यक्ति गंदे पानी पीने के लिए, गड्ढे का पानी पीने के लिए मजबूर है। जिस पानी को हम और आप देखना नहीं पसंद करते हैं, उस पानी को पीने के लिए मजबूर है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर का भी लगभग 70% हिस्सा जल ही है, और बाकी हिस्सा हमारा जो अन्य चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वो सब मौजूद है। तो जल का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व, हर जीव के विकास में इतना बड़ा महत्व, लेकिन आप कहेंगे सर जलीय जीव भी तो हैं, जलीय जीव हैं वो बात अलग है, लेकिन हम मानव जो पर्यावरण को पढ़ रहा है वो कहाँ पर रहता है। स्वाभाविक है कि वह स्थल पर निवास करता है,
तो स्थल की बात ही ज़्यादा उचित होगी ना। तो जल का स्वच्छ बनाए रखना इस समय बहुत बड़ी चुनौती है, और जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जल एक प्रमुख जो है घटक है किसका? पर्यावरण का, हमारे आवरण का, साथ ही साथ हमारे जीवन का, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आपने मृदा को देखा और जल को देखा, दोनों अजैविक कारक लेकिन जीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ गए होंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक वायु का, कौन सा कारक है? वायु का है। आइए देखते हैं वायु किस प्रकार अजैविक कारक है, क्या इसकी संरचना है, कैसे हमारे जीवन के लिए इतना बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इस अजैविक घटक का क्या महत्व है हमारे पर्यावरण में, इसको हम लोग समझ लें। वायु, एयर, वायुमंडल भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये वायुमंडल क्या है? वायु का विशेष आवरण है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर मौजूद आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, सामान्य सी बात है। तो ये वायु कैसे हमें प्रभावित करती है? आप को जल में कुछ दिन रख दिया जाए, किसी बोट पे, किसी नाव पर, वहाँ पर मिट्टी नहीं है, थोड़ा बहुत भोजन है तो आप सर्वाइव कर लेंगे। जल कुछ देर के लिए ना मिले तो आप सर्वाइव कर लेंगे, और लेकिन आपसे कहा गया है कि 5 मिनट तक अब वायु अब नहीं मिलने वाली, क्या हम और आप रह पाएंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए 24 आवर बिना रुके बिना थके हमारा जीवन जब तक है इस पर निर्भर है। और यह किस पर? सांस पर। सांस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो ये सभी जीवों के लिए, चाहे वो वनस्पति हो, पादप हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, सबके लिए महत्व रखता है यह वायु। क्या कारण है? क्योंकि वायु की संरचना को अगर पढ़ें तो वायु में जो मौजूद कुछ गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.94% या 93%, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, सभी गैसें विद्यमान हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब है। लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन धरती पर मौजूद जो वनस्पतियां हैं, या जो हम कहें कि जो पादप हैं, इनके विकास में सबसे प्रमुख सहायक है। तो यही नाइट्रोजन वर्षा के जल की सहायता से मृदा में घुल जाता है, मृदा में विलय हो जाता है, और वह वनस्पतियों की जड़ों की सहायता से वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह नाइट्रोजन वनस्पतियों के तनों में यानी उनके शरीर में प्रवेश करता है, और उनका शारीरिक ढांचा, उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तेजी से उनका विकास होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे अगर आपने देखा होगा, ग्रामीण एरियाज होंगे, खेती करते हुए देखा होगा, तो भारत में सबसे ज़्यादा हम लोग किस खाद का प्रयोग करते हैं? यूरिया का। क्यों? वनस्पतियों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? उनका वृद्धि हो, उनका विकास हो। जब वृद्धि होगा, विकास होगा, वो स्वस्थ होंगी, तभी तो उनमें फल अच्छा मिलेगा, तभी तो हमको अनाज ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। नाइट्रोजन जनित खाद जो रासायनिक खाद है, उनका प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, जिससे वनस्पतियों का, पादपों का विकास अधिक से अधिक हो सके। तो यह नाइट्रोजन इस रूप में। साथ ही साथ नाइट्रोजन जो ज्वलनशीलता है किसी भी पदार्थ की, इसको स्थिर बनाने में बहुत मदद करता है। जैसे पेट्रोल है,
डीजल है, या हमारा आपका शरीर है, वनस्पतियां हैं, जितने भी पदार्थ हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, नाइट्रोजन के उपस्थिति में निर्भर करता है कि वह किस ताप पर जलेगा। पेट्रोल 100 डिग्री पर जलेगा, 60 डिग्री पर जलेगा, 50 डिग्री पर जलेगा। हमारा हाथ जो 60 डिग्री पर जल जाता है, कितने पर जलेगा, इस पे बहुत निर्भर करता है। तो ये इसमें भी सहायक है, लेकिन हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से वनस्पतियों की वृद्धि में सहायक है, और क्योंकि हमारे जीवन उन पर निर्भर है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जीवों के लिए कल्याणकारी। सांस पे सांस लिए जा रहे हैं, और किसके लिए? कहीं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहीं आईसीयू में एडमिट है, कहीं क्या लगा है, कहीं ऑक्सीजन लगा है। क्यों भाई, क्या कारण है ऑक्सीजन का इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में? हमारे लिए सिर्फ नहीं, इस धरती पे मौजूद समस्त जीवों के लिए ऑक्सीजन का विशेष महत्व है। और ये ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? वायु से मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन प्राप्त हो हमको, लेकिन कैसा हो? स्वच्छ हो, कि किसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो, मोनोऑक्साइड के साथ हो, ट्राई ऑक्साइड हो, तो ये खतरनाक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन स्वच्छ रूप में हमको मिले तो ऑक्सीजन करता क्या है? हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ यह अभिक्रिया करता है, और जो हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा है, उस ऊर्जा को बर्न होने में, उपभोग करने में मदद करता है, जलाने में मदद करता है। कि यही कारण है कि ऑक्सीजन का गुण ही है धरती पे मौजूद सभी पदार्थों को जलाने में मदद करना। आप देखेंगे दीपक, एक कैंडल ले लीजिए, अगर उस कैंडल को चारों तरफ से ढक दिया जाए, हवा की आपूर्ति बाधित कर दी जाए, तो कहते हैं ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो गया, आग क्या होती? बुझ जाती, दीपक बुझ जाता है। तो वैसे हमारा जीवन भी है, जैसे वो दीपक जो है बुझ जाता है, वैसे बिना ऑक्सीजन के हमारा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये करता क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त के साथ शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है, और ऊर्जा को बर्न होने में, ऊर्जा को भोग करने में हमारे लिए मदद करता है। तो इस रूप में हम लोग ऑक्सीजन का कितना बड़ा महत्व है हमारे पर्यावरण के लिए, इस वायु में मौजूद ऑक्सीजन के लिए हम लोग समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक अपना महत्व है। किसके लिए? वनस्पतियों के लिए। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब उनका श्वसन होता है तो वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और उसके बदले हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। फिर आर्गन, आर्गन एक निष्क्रिय है। तो इन तीन गैसों का हमारे पर्यावरण में, हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कितना विशेष महत्व है, इसके माध्यम से अब आप समझ गए होंगे। तो आप वायुमंडल जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि वायुमंडल की जो विभिन्न संरचना है, या फिर मैं थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे कर ही देता हूँ आपसे। आज अजैविक घटकों पर ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, फिर कल जैविक घटकों पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पे डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना को पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो वायुमंडल की अगर संरचना की हम आपसे बात करें तो हमारा वायुमंडल, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश इसको मान लें, 0 डिग्री अक्षांश, और इसे 90 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश पे वायुमंडल की जो हवा की ऊंचाई है, वायु की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर ताप ज़्यादा होता है और 90 डिग्री पर ताप अधिक होता है। अब ये हमारा वायुमंडल जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं विभिन्न या परतों में हमें मौजूद मिलता है। जैसे कि सबसे निचली परत जिसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, फिर इसके ऊपरी परत तक पहुंचते हैं तो कहें मध्य मंडल, इसके ऊपरी लेयर, इसके ऊपर चलते हैं मिला आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और सबसे ऊपरी लेयर जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं।
बहिर्मंडल। अब देखिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्टडी इसमें हमको जोड़ना है, कोरिलेट करना है। सूर्य का प्रकाश जो स्वतंत्र रूप से आ रहा है, इस वायुमंडल की संरचना के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कि यह वायु क्या करती है, सूर्य के सौरिक विकिरण को, जो सूर्य से आने वाली विकिरण हैं उनको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है और हमको स्वच्छ ऊर्जा, ऊष्मा, ताप प्रदान करता है। यानी विकिरण से मुक्त ऊर्जा हमको इस धरती पर मिलती है, वनस्पतियों के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि ये विकिरण मुक्त ऊर्जा अगर हमारे धरती पर न पहुंचे तो ना तो वनस्पतियों का विकास हो पाएगा। अब जब वनस्पतियां नहीं तो हमारे और आपके विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि ये वायुमंडल की जो भी लेयर है उनको थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए जो सबसे निचली लेयर है इसकी ध्रुवों की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर लगभग अधिकतम मानी जाती है। इधर हम लोग ध्रुवी जो विषुवत क्षेत्र में 18 किलोमीटर, और ये सबसे सघन मंडल है, वायुमंडल का सबसे सघन मंडल है। और इसमें जैसे जैसे ऊपर चलते हैं इसके तापमान में कमी आती है। जैसे 1 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर चलें तो लगभग -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे तापमान गिरता चला जाता है। तो इस तापमान के गिरने के प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जब हम बादल पे हम लोग ज्योग्राफी पर भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि बादल जो पर्वतीय क्षेत्रों में हमको नीचे दिखाई देते हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। उसका कारण यही है कि जैसे जैसे ऊपर चलते हैं तापमान में कमी आती है। तो इसमें जो विभिन्न रासायनिक पदार्थ हैं या वायु में मौजूद जो विभिन्न गैसें हैं उनकी भी सघनता सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, हमारे क्षोभ मंडल में। और ताप में सबसे ज़्यादा परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, जैविक संरचना में परिवर्तन, सबसे ज़्यादा बदलाव, मौसमी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल में। इसलिए इसे हम लोग परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तीसरे जो दूसरी लेयर है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिए एक और भी प्रकृति ने बना रखा है, एक अलग से संरचना विकसित कर रखी है जिसे हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। यह ओजोन परत जो ऑक्सीजन के 3 बांडों से मिलकर के डेवलप्ड हुई है, 3 बांडों से मिलकर के विकसित हुई है। इस ओजोन लेयर का क्या योगदान है हमारे लिए, ये हमारे इस एनवायरनमेंट की स्टडी में हमारे लिए बहुत महत्व रखती है ओजोन लेयर, क्योंकि आए दिन आपका प्रीलिम्स में, मेंस में कहीं न कहीं क्वेश्चन को रिलेट करते हुए आ ही जाता है। तो ओजोन परत करता यह है कि सौरविक विकिरण का ये फिल्टर करता है। सूर्य से आने वाली जो सौरविक विकिरण है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या जिन्हें हम लोग पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, इन पराबैंगनी किरणों का क्या करता है, ये फिल्टर करता है। यानी पराबैंगनी किरणों को यह लेयर या तो अवशोषित कर लेती है या तो इसे परावर्तित कर देती है। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि जब ये विकिरण अवशोषित से परावर्तित जाते हैं, धरती पर नहीं आ पाते हैं, तो ओजोन लेयर एक सुरक्षा कवच के रूप में धरती पर काम कर रहा है। लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इसको भी डिस्टर्ब कर रखा है। तो ओजोन की जो ऊंचाई है या फिर उसकी मोटाई की बात करें तो अब विषुवत क्षेत्रों में ज़्यादा होगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होगी। लेकिन सघनता और विरलता की बात करें तो विषुवत क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये विरल रूप में होगी, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में या सघन रूप में होती है। यही कारण है कि इसको जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, जिसमें क्लोरीन गैस मौजूद है, क्योंकि यही क्लोरीन ही ऐसा है जो ऑक्सीजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है, जो ऑक्सीजन के इस ट्रिपल बॉन्ड को छेड़ कर सकता है, उसका कमज़ोर कर सकता है। यही कारण है कि जितने शीतलक यंत्रों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो गैसें हैं, ये ओजोन लेयर को क्या करती हैं, क्षरण में सबसे सहायक होती हैं।
पर्यावरण जब संकट पड़ेंगे तो वहाँ पर इसको और भी डिटेल में करेंगे। तो ये दो मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं हमारी इस पर्यावरण स्टडी में, क्योंकि इन्हीं से हर घटना हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये दोनों की स्टडी हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। तो वायुमंडल की संरचना को और भी क्लियर करेंगे। आगे के टॉपिक में जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके जब विभिन्न क्रियाओं को देखेंगे तो और भी चीज़ें ये स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण के घटक रूप में जो अजैविक घटक हैं उन अजैविक घटकों पर डिस्कस किया कि ये हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, इनका क्या रोल है, क्या इनका योगदान है। तो आप मेंस के बेसिस से भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं, प्रीलिम्स के बेसिस से बना सकते हैं। तो मेंस के बेसिस से हमेशा करंट अपडेट स्टडी होगी। तो करंट में जो तत्कालिक घटनाएं चर्चा में हैं